आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आ गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं? हाइपर मीन्स के ये जो हमारी ब्लड वेसल है, इन बेचारियों में टेंशन बढ़ गई है। किसकी टेंशन बढ़ गई है? ब्लड की टेंशन बढ़ गई है। तो इसको हम कहते होते हैं कि आपका जो सिस्टोलिक बीपी है, मीन्स के जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी। तो आपका सिस्टोलिक बीपी कितना होना चाहिए? मोर देन 130 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एंड जो आपका डायस्टोलिक बीपी है वो मोर देन कितना होना चाहिए? 80। तो इसको हम क्या कह देते हैं? हाइपरटेंशन कह देते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपको डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट भी मिल सकता है, कहीं पे आपको मोर देन 140 भी मिल सकता है। ठीक है, और ये मोर देन 90 भी मिल सकता है। लेकिन आपकी मर्जी है, मैंने इस बुक को कंसल्ट कर रहा हूँ तो मैं यही वैल्यू लूंगा, मोर देन 130 वाली एंड मोर देन 80 वाली। अच्छा जी। तो इसको हमने क्या कह दिया जनाब? हाइपरटेंशन कह दिया। और उसने वर्ड यूज किया है परसिस्टेंट सिस्टोलिक बीपी, ये और डायस्टोलिक बीपी ये। परसिस्टेंट का वर्ड उसने क्यों यूज किया है? क्योंकि ये नहीं कि आपने बंदे की एक रीडिंग ली और उसका बीपी इतना था 130 और 80, तो आपने कह दिया कि जनाब तुझे तो हाइपरटेंशन है। आपको क्या चाहिए? काफी सारी रीडिंग चाहिए। तो उससे आपने फिर डायग्नोज करना होता है कि बंदे को हाइपरटेंशन है या नहीं है। देन आगे चलते हैं। आगे आगे के इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? मींस के कौन से लोगों में हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे? तो वही तो है, कौन से जो एथरोस्क्लेरोसिस हो रही थी, वही सारे इधर रिस्क फैक्टर डाल दो। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? इंक्रीजिंग एज, बंदे का मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज। देन आ गया फिजिकल इनएक्टिविटी, बंदा कोई काम नहीं करता। देन आ गया हाई सोडियम डाइट। हाई सोडियम डाइट आप लोगों को समझाता हूँ। बंदे ने क्या किया? इंक्रीज्ड सोडियम डाइट ली, मीन्स के फ्राइज खा ली, अच्छे भले नमक वाली क्या खा ली? फ्राइज। तो उसकी बॉडी में क्या गया? इंक्रीज्ड सोडियम गया। तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, इधर क्या हुआ है? सोडियम ज्यादा हो गया है और पानी फॉर एग्जांपल कम हो गया है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज हो गई है ओस्मोलैरिटी, क्योंकि ये क्या है? एक ओस्मोल है ना, सोडियम एक ओस्मोल है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि आपके जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है। तो आपका ब्लड क्या करता है कि ओस्मोलैरिटी को ना इंक्रीज होने देता है ना डिक्रीज होने देता है आपकी बॉडी। तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एडीएच को रिलीज करवाएगी। जब एडीएच रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करवा देगा ना वाटर की रिटेंशन। उधर जाता होता था हमारी किडनीज में जाके, हमारी एडीएच जब रिलीज होता था तो वाटर की रिटेंशन बढ़वा देता होता था। इट मींस कि अब ये जो इसने क्या किया, इस सोडियम को डिसोल्व करने के लिए मजीद वाटर डाल दिया। इट मींस कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास कप था, कप में नमक ज्यादा हुआ तो आपकी बॉडी ने पानी बढ़ा के इसकी कंसंट्रेशन वही सेम रखी। कंसंट्रेशन वही सेम रखी, तो वही काम कर रही है आपकी बॉडी। इसने क्या किया? इंक्रीज करवा दी वाटर टेंशन। अब आपकी ब्लड वेसल्स में वाटर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओस्मोलैरिटी वही सेम रहेगी। लेकिन जो बात हमारे काम की है, देखो आपकी बॉडी ने वो तो ओस्मोलैरिटी को तो ठीक कर लिया, लेकिन आपके पाइप में अब पानी ज्यादा आ गया है। तो पाइप में पानी ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। तो यही इस बंदे में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बीपी। तो ये आप देख सकते हो। इसी वजह से तो हम जिस बंदे को हाइपरटेंशन होती है उनको क्या क्या कहते हैं कि आपने नमक कम खाना है। तो इस वजह से ये आ गया हाई सोडियम डाइट। देन अगर बंदा अल्कोहल इंटेक करता है, पूरी मजे शजे लेता है शराब पीता है, तो उस बंदे को भी हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन आ गया स्मोकिंग। स्मोकिंग भी कैंसर इसके रिस्क बढ़ाती है। देन आ गई फैमिली हिस्ट्री, वही जो उधर हमने पढ़े हैं। फैमिली हिस्ट्री में क्या है कि आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हाइपरटेंशन के होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और आपने याद रख लेना है कि जो बेचारे काले होते हैं उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन कौन से लोगों के? व्हाइट लोगों के। और सबसे कम चांसेस किस में होते हैं? एशियन पॉपुलेशन, मीन्स के जो हम हैं, हम में हाइपरटेंशन के चांसेस कम होते हैं। अगर हम में कम है तो आप अंदाजा कर सकते हो कि ब्लैक लोगों में कितनी ज्यादा हाइपरटेंशन होगी। ठीक हो गया। तो कालों में भी अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो जो अमेरिकन काले होते हैं ना, उनमें अमेरिकन जो ब्लैक पीपल होते हैं उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया कि इसके क्या फीचर्स क्या होंगे। इसकी ना दो टाइप्स होती हैं, हाइपरटेंशन की दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ काज। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन हम उसको कहेंगे जो प्राइमरी होगी। प्राइमरी का मतलब है कि आपको होनी ही होनी है, आपको होनी ही होनी है। आप ज्यादा भी जतन कर लो तो आपको वो हाइपरटेंशन होनी है, और हमें उसके खास काज का भी नहीं पता। देखो आप हमेशा ट्रीट उसी वक्त करते होते हैं ना जब आपको काज का पता हो, तो उस चीज को रेडिकेट कर देते हो, आप खत्म कर देते हो। अब ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसके हमें काज के कोई स्पेसिफिकली नहीं पता। जब काज के ही नहीं पता तो हम उसको ट्रीट भी ऐसे नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है? कॉमन होती है। 90% ऑफ हाइपरटेंशन आपकी कौन सी है? असेंशियल हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है।
और ये जो हमने देखा है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज्ड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आपने अगर बीपी का फार्मूला देखा हो तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस के पाइप में पानी कितना आ रहा है और क्या है कि पाइप तंग है या चौड़ा है। तो अब देखो एक पाइप क्या हो, तंग हो, मींस के आर्टरियोल्स आपकी क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है, और आपका हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, तो इट मींस के उस बंदे में क्या होगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि इंक्रीज कार्डियक, जाहिर सी बात है ये चीज इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है बीपी इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्या था, 5 अरब 3 था, 15 था, आपने क्या कर दिया, 10 अरब 3 कर दिया, तो अब बीपी का क्या जवाब आएगा, 30 आ जाएगा ना। तो वही क्या इस तरह क्या है कि बीपी इंक्रीज करता होता है। देन आ गया रिमेनिंग 10%। तो जो रिमेनिंग 10% होती है वो होती है कौन सी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मींस के इसका काज का हमें क्या होगा पता होगा, सेकेंडरी मींस के कोई डिजीज हुई होगी, उसके बाद स्कैंडरली क्या काम हुआ होगा, उस बंदे को हाइपरटेंशन हो गई होगी, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका काज को खत्म करके, जब उस काज को खत्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बंदे की हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। तो अब यही हमने इसी वजह से इसको डिटेल से पढ़ना है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इसमें हमने किडनी में पढ़ा था कि अगर क्या हो, रीनल या रीनोवेस्कुलर डिजीज हो। रीनल डिजीजेस कौन सी हैं, या तो बंदे को किडनी फेलियर हो जाए, तो आपको पता है जब किडनी फेलियर होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी किडनीज हैं, अगर बंदे को जनाब किडनी फेलियर हो गया तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये नेफ्रॉन एक छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, देन ये बोमेन कैप्सूल, और इधर से फिल्ट्रेशन होती थी। अब क्या है कि बंदे को किडनी फेलियर हो गया तो इधर से फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो सकेगी, नहीं होती ना, जीएफआर कम हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर कहाँ पे रहेगा, आपकी ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा। तो अब देखो आपके पाइप में पानी ज्यादा बढ़ गया, आपके यूरिन में नहीं जा रहा, तो उस बंदे में क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन। तो एक किडनी की डिजीज आ गई कि अगर बंदे को क्या होगा, किडनी फेलियर होगा तो उसमें हाइपरटेंशन होगी। दूसरी किडनी की डिजीज आ गई, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसमें क्या होता था कि हमारी किडनी में बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाती होती थी, तो उसमें भी क्या होता है, आपको बंदे को हाइपरटेंशन होती है। इसकी डिटेल हमने कहां पे पढ़ी है, रीनल वाले सेक्शन में पढ़ी है। अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो आपने जाके कौन सा, सिस्टिक डिजीज वाला टॉपिक, इसमें जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है तो इंक्रीज हो जाती है रास की एक्टिविटी। तो आपको पता है जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है बीपी को, आगे पूरा पाथवे है, लेकिन सिंपली क्या है कि ये बीपी को इंक्रीज। तो दो चीजें आ गई, किडनी डिजीज हो या क्या हो कि आपको रीनोवेस्कुलर डिजीज हो। अब रीनोवेस्कुलर डिजीज भी हमने उधर पढ़ी है, कहां पे, उधर हमारे जो रीनल वाला टॉपिक था, रीनल सेक्शन था, उसमें हमने पढ़ा है रीनोवेस्कुलर डिजीज, लेकिन हम उसको थोड़ा सा दोबारा डिटेल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी जनाब किडनी आ गई, तो आपको पता है इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड, इसकी तरफ ब्लड कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी लेके आ रही होती है। तो रीनल आर्टरी की अगर क्या हो जाए, स्टीनोसिस हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, रीनोवेस्कुलर डिजीज। मींस के ये जो हमारी किडनी है इसकी ब्लड वेसल स्टीनोज्ड हो गया, तो उसको नेम दे दिया रीनोवेस्कुलर डिजीज। तो अब देखो इसकी तरफ ब्लड फ्लो प्रॉपर आ सकेगा, पाइप तंग हुआ पड़ा है तो ब्लड फ्लो क्या होगा, इसकी तरफ कम होगा। तो आपको पता है जब ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम होता था तो ये क्या करवाता था, इंक्रीज करवा देता था रेनिन के रिलीज को। किसको करवा देता था, रेनिन के रिलीज को। तो आपको पता है जब रेनिन का रिलीज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता होता है। आपको पता है रेनिन आगे जाके किसको, ये वाला रास सिस्टम एक्टिवेट करवा देता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ज्यादा से ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, मींस के ये जो वेसल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट करेंगी, आपकी ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, और एट द एंड क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई जनाब रीनोवेस्कुलर डिजीज। ठीक है जी। तो इट मींस कि अगर आपने रीनोवेस्कुलर डिजीज वाले बंदे को ठीक करना होता था तो इधर स्टंट डाल देते थे, लेकिन ये हमने स्टेप 2 सीखे में पढ़ना है, अभी फिलहाल पैथोजेनेसिस पढ़नी है। तो इसमें दो काजेज हमने पढ़ी थी, रीनोवेस्कुलर डिजीज की दो काजेज पढ़ी थी। एक ये जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा था, वो कौन सी काज थी, वो थी एथरोस्क्लेरोसिस, जो अभी हमने पढ़ ली है, जो प्रोक्सिमल पार्ट को इन्वॉल्व कर ली थी। और जो डिस्टल 2/3 को इन्वॉल्व कर रही थी वो कौन सी थी, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, उसे हमने क्या कहा था, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। और एफ से फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया मैंने आप लोगों को कहा था याद रखना है, और एफ से क्या याद रखनी है, फीमेल्स। कौन सी फीमेल, जो जिनकी क्या होगी, मिडिल एज होगी। मिडिल एज कौन सी, तकरीबन 40 टू 50 ईयर्स वाली एज की आपके पास खातून आएगी, जिसको क्या होगा, हाइपरटेंशन। और जब आप उसकी एब्डोमेन पे चेक करोगे तो आपको एपिगैस्ट्रिक ब्रोइड मिलती होती थी। ठीक हो गया जी। तो ये क्या है कि अगर क्या हो, पेशेंट को फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो। अब फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी रीनल आर्टरी, क्या इधर मैं बना रहा हूँ, इधर आपको पता है ये क्या होगी, इंटीमल लेयर होगी, इसके बाहर कौन सी होती है, मेडियल लेयर ना, स्मूथ मसल। तो जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया होता है, इट मींस के ये जो मस्कुलर लेयर है वो सबसे बाहर कौन सी होगी, एडवेंटिशिया। तो
अब ये जो आपकी लेयर है ना, कौन सी, मीडियल लेयर, जिसमें स्मूथ मसल्स हैं, इधर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इसको मैं फॉर एग्जांपल जनाब रेड से बना देता हूं, इधर आपके फाइबर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इधर क्या होना शुरू हो जाते हैं, फाइबर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या है कि एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो उसको उसने क्या नेम दे दिया, एबनॉर्मल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। एबनॉर्मल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। और फाइबर्स डिपॉजिट हो रहे हैं, फाइबर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, कहां पे हो रही है, मसल्स में हो रही है, तो उसको उसने नेम दे दिया फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो ये आप देख सकते हो कि पेशेंट को क्या हो, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो, तो जाहिर सी बात है ये वाली इधर अगर फाइबर्स डिपॉजिट हुए पड़े हैं, तो ये वेसल आपकी रीनल आर्टरी स्टेनोज्ड हो जाएगी। तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। तो अब इसमें जो आपने चीज याद रखनी है, जो आपको एमसीक्यूज आएगा, उसमें क्या होगा कि जो जहां पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हुआ है, तो वो वाली आर्टरी क्या होगी, कहीं से डायलेट हो जाएगी, कहीं से स्टीनोज्ड हो जाएगी, कहीं से डायलेट, कहीं से स्टीनोज्ड। और ये जो बालून लाइक डायलेशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। इट मींस कि कहीं पे आपको एन्यूरिज्म मिलेगी, कहीं पे स्टीनोसिस मिलेगी। तो इसी तरह दूसरी वॉल में बनाता हूं, कहीं पे डायलेट, कहीं पे स्टीनोज्ड। तो ये इस तरह करके अगर आप देखो, तो ये तस्बी के दानों वाली अपीयरेंस मिल रही है ना, तस्बी के दाने भी तो इस तरह गोल करके होते हैं, दरमियान में क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ऐसे ही है। तो इसको वो कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस। जिस तरह एक हार होता है, उस पे मोती होते हैं, तो उस तरह की आपको क्या मिल जाएगी, अपीयरेंस मिल जाएगी इस पेशेंट में। किस पेशेंट में, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया वाले में। तो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस मिल जाती है ऑफ रीनल आर्टरी। ये आप देख सकते हो डायग्राम नंबर ए में। इस पेशेंट को क्या हुआ है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये एडल्ट फीमेल्स में मिल जाएगा। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया मोस्टली एडल्ट फीमेल्स में कॉमन होता है। देन आ गया एथ्रोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी। मींस के ये जो मैंने आपको बताया ना, कि ये जो रीनल आर्टरी होती है, इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, इधर जो स्टेनोसिस होती है, वो एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। और जो इसका डिस्टल 2/3 पार्ट होता है, उसमें एथ्रोस्क्लेर किसकी वजह से होती है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से स्टीनोसिस होती है। इसको मैंने जिस तरह याद रखा हुआ है कि मींस के आपको पता है जो फैट्स वगैरह आएंगे, मैंने जिस तरह याद रखा हुआ है, ये आपके आगे ना एओर्टा, एओर्टा से ब्रांच हो रही होती है ना, ये रीनल आर्टरी नहीं कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये फैट्स वगैरह आएंगे या स्मोक के केमिकल्स आएंगे, तो वो सबसे पहले पहले पार्ट को अटैक करेंगे या बाद वाले को, पहले को अटैक करेंगे ना। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस किसके साथ एसोसिएटेड है, फैट्स के साथ, स्मोकिंग के साथ। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, एथ्रोस्क्लेरोसिस के साथ। जबकि जो डिस्टल पार्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया के साथ एसोसिएटेड है। देन और क्या काज हो सकती है हाइपरटेंशन की, थर्ड काज आ गई जनाब, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। मींस के एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया है इस पेशेंट में। इस पेशेंट में क्या हुआ है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है, ये आपकी किडनीज है ना, इसके ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड की दो लेयर्स होती हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स बाहर वाली लेयर, एड्रीनल मेड्यूला अंदर वाली लेयर। तो ये जो बाहर वाली इसकी लेयर होती है एड्रीनल कोर्टेक्स, इधर से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। तो आपको पता है एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है, तो ये इंक्रीज करवा देता है सोडियम और वाटर की रिटेंशन को। तो आपकी ब्लड वेसल के अंदर सोडियम और वाटर की रिटेंशन ज्यादा हो रही है, पाइप में पानी ज्यादा हो रहा है, तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पेशेंट में आपको एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा मिलेगा, ये जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाला होगा, और आपको बीपी भी ज्यादा मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। लेकिन और जो चीज आपने याद रखनी है, नॉर्मली क्या होता है कि आपको पता है रेनिन आता है, रेनिन से आगे रास सिस्टम सारा एक्टिवेट होता है, उससे क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 आगे जाके इस ये जो है ना हमारा एड्रीनल ग्लैंड, उधर से क्या रिलीज करवा देता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा देता है। इसको उसने क्यों कहा प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, क्योंकि प्रॉब्लम ये रेनिन के साथ नहीं आ रही, प्राइमरली प्राइमरली कहां से रिलीज हो रहा है, हमारा जो एड्रीनल कोर्टेक्स है उधर से खुद ब खुद एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। इस वजह से उसने नेम दिया प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक हो गया जी। तो इसमें अब आप लोग देखो कि पेशेंट में बीपी ज्यादा हो गया, ये उनके लिए जिन्होंने एमएलई करना है। पेशेंट में क्या हुआ है, बीपी ज्यादा हो गया है, तो देखो आपको पता है जब बीपी ज्यादा होता है तो रेनिन कम हो जाता है, रेनिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मींस के इस पेशेंट में आपको क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मींस के एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है। तो आपको पता है जब भी बीपी ज्यादा होता है तो वो फीडबैक मैकेनिज्म देता है कि रेनिन को आप क्या करो, कम कर दो। तो इस पेशेंट में आपको क्या मिल जाएगा, रेनिन कम मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये तीन फाइंडिंग्स आपको किस में मिल जाती हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या एंडोक्राइन में, हमने दोबारा पढ़ना है, परेशान नहीं होना। आगे आ गया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नेम से ही जाहिर है
जब बंदा सो रहा था तो क्या हुआ कि उसका सांस रुका, एपनिया मींस के उसका सांस रुक गया, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव मींस के किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो जब पेशेंट सोया हुआ होगा तो उसका अचानक से सांस रुक जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये मोस्टली किन लोगों में होता है, जिनका जो मोटे हो तो फैट इधर गले में ज्यादा हो, तो जब वो सोते हैं तो उनके मसल्स रिलैक्स करते हैं, तो वो फैट की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा एयरवे ट्रैक है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो लंग्स हैं, अब उधर ऑक्सीजन, ये फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के लंग्स हैं, तो अब उधर सांस नहीं जा रहा, तो उसका सांस रुकेगा। जब सांस रुकेगा तो उसकी अचानक से क्या हो जाएगी, सांस आंख खुल जाएगी। ठीक हो गया जी। तो आपको पता है जब उसका सांस रुका, इट मींस कि अब इधर से जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही थी उधर ऑक्सीजन अब कम जाएगी ना, सांस बाहर से ही तो ऑक्सीजन आ रही थी। तो अब पेशेंट को क्या हुआ, हाइपोक्सिया हुआ। तो आपको पता है जब पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, उसका सांस रुकेगा, तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको पता है आपका बीपी बढ़ जाता है। जब आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ होता है तो आपका बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी बढ़ती है, हार्ट की रेट भी बढ़ता है, और साथ में क्या होता है कि वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये सारे काम होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले। इट मींस के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाला अगर आपके पास एक बंदा आया, उसको क्या है, दूसरा आप हिस्ट्री लेते हो, पूछते हो उसका बीपी बढ़ा हुआ है, देन आप पूछते हो कि आपकी सोते हुए आंख तो नहीं खुल जाती है अचानक से सांस बंद होने की वजह से, तो वो कहेगा हाँ मेरी आंख खुल जाती है। तो इट मींस के उस बंदे को क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब आपने अब हाइपरटेंशन को मेनली नहीं ट्रीट करना, आपने किसको ट्रीट करना है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करना है, और उसका वैसे ही वो ठीक हो जाएगा, उसकी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास सम ऑफ द काजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सम ऑफ द काजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन आगे ये तो हमने काजेज की बेस पे हमने इनको दो में डिवाइड किया हुआ था, प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसकी काज का हमें पता नहीं था, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसकी काज का हमें पता था, उसकी काजेज हमने डिफरेंट देख लें। आगे चलते हैं, आगे आ गया इसकी और दो टाइप्स हैं, और दो किसकी बेस पे टाइप्स हैं कि बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा, बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा। इसकी बेस पे आ गई हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो होगा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वाला बंदा, मींस के काम बहुत अर्जेंट है, तो उसमें बीपी आपको कितना मिल जाएगा, मोर देन 180, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो मिल जाएगा मोर देन 120। ये किस में मिलेगा, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वाले बंदे में। लेकिन इस पेशेंट में आपको कोई खास सिम्टम नहीं मिलेगा, विदाउट एंड ऑर्गन डैमेज आपको ये पेशेंट मिलेगा, कौन सा, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी वाला। देन इसका नेम जाहिर कर रहा है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसमें बीपी वही से मिलेगा, ये वाला बीपी मिल सकता है, या हो सकता है चाहे इससे कम भी मिले, लेकिन साथ में आपको क्या मिल जाए, एंड ऑर्गन डैमेज मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। अब आपने पेशेंट को इमरजेंसी जल्दी जल्दी ठीक करना है। तो ये तो मैंने आप लोगों को, इसका दूसरा नेम भी कहते होते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपको क्या मिल जाएगा, एंड ऑर्गन डैमेज मिल जाएगा। लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज कौन सा मिल सकता है, एंड ऑर्गन डैमेज में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है इंसेफेलोपैथी के साथ, मींस के वो कंफ्यूज सा होगा। इंसेफेलोपैथी क्या होती है कि आपका डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन, आपका ब्रेन नहीं प्रॉपर काम करेगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंसेफेलोपैथी। जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, तो आपका जो ब्रेन है उधर सप्लाई प्रॉपर ब्लड की नहीं हो रही होगी, ठीक है, परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, तो उसको कंफ्यूजन होगी, आपका दिमाग नहीं काम सही कर रहा, तो बंदे को क्या होगी, कंफ्यूजन वगैरह हो सकती है। देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जनाब स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, इसकी तरफ ब्लड सप्लाई का कम जाना और आगे वाले सेल्स का इसकी वजह से डैमेज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। कौन सा स्ट्रोक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक का क्या मतलब है, मींस के आपकी ये जो ब्लड वेसल है जो इसको सप्लाई कर रही थी वो फट गई, इतना प्रेशर बढ़ा के वो ब्लड वेसल ही फट गई, तो जाहिर सी बात है इधर से क्या हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाएगी, तो इसको हम कहते होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं कि बंदे को क्या पड़ गया, फाला ही पड़ गया। तो ये पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, और यही मोस्टली यही काज बनती है डेथ की, मैंने जहां तक देखा है। लेकिन इसके बारे में मैंने कहीं बुक से नहीं ये बात बता रहा, वैसे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मोस्टली स्ट्रोक काज बनती है डेथ की हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में। देन और क्या हो सकता है, और ना एक ब्रॉड टर्म है, वो क्या है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। रेटिना में आपको चेंजेस मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपका लेंस वगैरह आ गया, कॉर्निया वगैरह आ गया, इस तरह करके आपकी आई होती है, ठीक है। और इधर ये आपकी कौन सी होती है, रेटिना वाली लेयर होती है, जहां पे सारी आके ये शुआएं लग रही होती हैं, देन आपकी इमेज प्रोड्यूस हो रही होती है। और इस तरह ऑप्टिक नर्व जो होती है, ये क्या आपकी ऑप्टिक नर्व है जो कि मैसेज लेके जा रही है
ब्रेन की तरफ। ठीक हो गया जी। अब जिस बंदे में क्या हुआ है, हाइपरटेंशन हो गई है, हाइपरटेंशन हो गई है, तो इधर जाहिर सी बात है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी होगी, तो ये भी फट सकती है ना। ये जब फटेंगी तो बंदे को क्या हो जाएगा, रेटिनल हेमरेज होगी। मींस कि जब आप उस पेशेंट की आंख देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रेड अपीयर करेगी। रेड क्यों अपीयर करेगी, क्योंकि इधर ब्लीडिंग हुई पड़ी है उसकी आंख में। देन और क्या मिल सकता है, अगर आप मजीद उसको डिटेल से देखो उसकी आंख को, जिसको हम फंडोस्कोपी करवाते होते हैं, ये आपको ये दो चीजें आंख से, अपनी आंख से नहीं दिखेंगी, जब आप फंडोस्कोपी करवाओगे तो ये दो चीजें मिल सकती हैं। क्या, एक्सोडेट्स मिल सकते हैं। व्हाट इज एक्सोडेट्स, ये देखो फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली ब्लड वेसल है ना, तो इधर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, तो ये ब्लड वेसल लीकी हो जाएगी और इधर से फ्लूइड प्रोटीन्स वगैरह बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ये फ्लूइड्स और प्रोटीन्स वगैरह जो बाहर आ रही हैं, इसको हम कहते होते हैं एक्सोडेट। तो आपको इधर क्या मिल सकते हैं, एक्सोडेट मिल सकते हैं ऑन फंडोस्कोपी। ठीक हो गया। देन और आंख में आपको क्या मिल सकती है, आपको क्या मिल सकता है जनाब, पेपिलो एडिमा मिल सकता है। पेपिलो एडिमा क्या है, इसको हम कहते होते हैं, ये वाला जो एरिया होता है ना जहां पे आपकी ऑप्टिक नर्व एग्जिट कर रही होती है रेटिना से, इस एरिया को हम कहते होते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो ये जो ऑप्टिक डिस्क है, इसकी आपको स्वेलिंग मिल सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जाहिर सी बात है सर में भी जो हाइपरटेंशन हुई पड़ी है, तो इधर भी प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। ये सर का ताल्लुक किसके साथ होता है, आपकी डायरेक्टली आई के साथ ताल्लुक होता है। तो इधर क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ पड़ा होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो ये जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है, इसकी स्वेलिंग हो सकती है। तो ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग, इसको हम क्या कहते होते हैं, बिकॉज ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको हम क्या कहते होते हैं, पेपिलो एडिमा। तो इस पेशेंट का क्या हुआ पड़ा होगा, पेपिलो एडिमा। तो ये तीन चेंजेस आपको उस पेशेंट की आई में मिल सकती हैं। कौन कौन सी, एक्सुडेट मिल सकते हैं, पेपिलो एडिमा मिल सकता है, ये फंडोस्कोपी पे। और जब आप उसकी आंख देखोगे तो वो बहुत ज्यादा रेड होगी, अगर कोई रेटिनल आर्टरी रप्चर हुई पड़ी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बीपी। ठीक हो गया जी। देन आगे चलते हैं। आगे पेशेंट में आपको मिल सकता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन मीन के फॉर एग्जांपल ये आपका जनाब हार्ट है, ठीक है, इस तरह करके हर्ट है, ठीक है। तो अब ये आर्टरी जो सप्लाई कर रही थी, अब आपका जब बीपी बढ़ा हुआ होता है, बीपी बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि इधर से, यार हर्ट दूसरी तरह बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका हर्ट है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा ब्लड इधर पंप करने की कोशिश कर रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा होगा ना, ऐसे ही है। तो जब ये ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा होगा तो इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकेगी। जब पूरी नहीं हो सकेगी ऑक्सीजन की डिमांड, तो जाहिर सी बात है इधर फॉर एग्जांपल ये हार्ट के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हार्ट के सेल्स हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इनकी क्या हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मीन्स के जो हार्ट के सेल्स हैं उनकी क्या होगी है, डेथ हो गई है। देन क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर ज्यादा सेल्स मर जाए तो हार्ट फेल हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है। लेकिन इसमें ना इंपॉर्टेंट है एमएलई वालों के लिए बात, वो ये कि जब बंदे में हाइपरटेंशन होती है, जब बंदे में हाइपरटेंशन होती है तो उसकी ये जो वॉल है वो थिक हो जाती है। कौन सी वॉल, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ज्यादा काम कर रहा है तो इसकी वॉल थिक हो जाती है। ये जो वॉल थिक होती है इसको हम कहते हैं, पेशेंट को हो गई है कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। कौन सी हाइपरट्रोफी हो गई है, कंसेंट्रिक। हाइपर मीन्स के इंक्रीज हो गई है, ट्रोफी मीन्स के ग्रोथ। इसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, सेल्स बहुत बड़े बड़े हो गए। कौन सी हाइपरट्रोफी हुई है, कंसेंट्रिक। आगे हम इसेंट्रिक भी पढ़ेंगे। कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि उसकी वॉल जो है वो काफी ज्यादा थिक हो गई है। तो अब आपको पता है कि अगर वॉल इसकी काफी ज्यादा थिक हो जाएगी तो ऊपर से ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, इधर से प्रॉपरली इधर ब्लड आ सकेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं, क्योंकि ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकेगा। जब ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकता और ऊपर से ब्लड कम आएगा, तो जाहिर सी बात है आगे ये ब्लड भेजेगा भी कम ना। आगे ये क्या करेगा, ब्लड भेजेगा। एक बोतल में पानी आ ही कम रहा है, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उससे निकलेगा भी कम। तो यही हो रहा है कि जब इसमें ब्लड कम आएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन को हम क्या कहते होते हैं, डायास्टोल। गुड। अब देखो इस पेशेंट की क्या हो रही है, डायास्टोलिक, डायास्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है। मींस कि आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा। जब प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो इसमें प्रॉपरली ब्लड नहीं आ रहा। रिलैक्स क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी क्या हुई पड़ी है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हुई पड़ी है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी क्यों हुई, क्योंकि ये बेचारा ज्यादा काम करता रहा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ था तो ये ज्यादा से ज्यादा काम करता रहा। जब इसने ज्यादा से ज्यादा काम किया तो इसके जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उन पे स्ट्रेस बढ़ा। तो आपको पता है जब मसल्स में स्ट्रेस बढ़ता है तो उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। स्पेसिफिकली कौन सी इधर हाइपरट्रोफी हुई है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ है, डायास्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया है इस वाले पेशेंट को। ये आपको एमसीक्यूज आएगा कि जो हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रोफी होती है उसकी वजह से कौन सा हार्ट फेलियर होता है, तो उसको होता है डायास्टोलिक हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये हमने आगे पढ़ना है ये सारी चीज, ठीक हो गया।
तो ये आ गया हार्ट फेलियर का। देन आ गया और क्या हो सकता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रेज कर लो। और उस पेशेंट में आपको क्या मिल सकता है, और जनाब मिल सकता है एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन का कल का हमारा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल ये एओर्टा जा रही है ना, इसकी ये 3 लेयर्स हैं, ये इधर एओर्टा की दूसरी लेयर आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इंटीमा आ गया, ये मीडिया आ गया, और ये क्या आ गया, एडवेंटिशिया। तो ये जो इंटीमल लेयर होती है ना, इधर टीयर बन जाता है, मीन्स कि ये इधर से फट जाएगी और ब्लड कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा, आपकी ये जो नीचे वाली लेयर है, कहाँ पे, मीडिया में। एंड देन मीडिया से हो सकता है वापस इधर आना शुरू हो जाए, मीन्स कि ये जो लेयर है ये फट गई है, इतना प्रेशर बढ़ा कि ये जो इंटीमल लेयर थी इसकी टेयरिंग होगी, फट गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है। देन पेशेंट को हो सकता है जनाब किडनी इंजरी। अब देखो, एक पेशेंट है, उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं भी पता, हमने इतनी दफा पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और देन ये इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एक चीज आप लोग मुझे ये बताओ कि जब भी बीपी बढ़ता होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ता होता था, तो हमारे जो एफरेंट आर्ट्रियोल थे, इनमें एक मायोजेनिक मैकेनिज्म होता था। मायोजेनिक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करते होते थे, जब बीपी बढ़ा, जब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बीपी, तो हमारे जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इसमें एक मायोजेनिक मैकेनिज्म होता था, जिसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो अब देखो, बीपी जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जब ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इधर हमारी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाएगा। जब आपको पता है किडनी की तरफ ब्लड फ्लो बहुत कम होगा, तो जीएफआर कम, तो जीएफआर कम, तो हमारे जो सेल्स हैं इनको भी आगे कम ब्लड आ रहा है हमारी किडनी की तरफ, तो सेल्स को प्रॉपर, जो किडनी के सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी, तो इसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाएगी, किडनी इंजरी हो सकती है। देन किडनी इंजरी एक और काज की भी वजह से होती है, उसका हम कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस। नेफ्रोस्क्लेरोसिस मींस क्या, कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, आपको पता है जब बीपी बढ़ता होता था तो इधर प्रोटीन्स आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती थी, वो हमने हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ा है, और हमने हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ा है। तो उसकी वजह से भी पेशेंट की, जो बीपी वाला बंदा है, उसकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। इन सारी चीजों को आप कैसे बचा सकते हो, उस बंदे का बीपी कंट्रोल करके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करवा सकती हैं, पेशेंट की किडनी को इंजर करवा सकती हैं। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया जनाब माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब इसका क्या मतलब है, माइक्रो मींस स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, माइक्रो मींस स्मॉल, एंजियो मींस ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, पैथी मींस के इधर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हीमोलिसिस मींस के ये जो इधर ब्लड सेल्स हैं वो टूट रहे हैं, हीमोलिटिक, और ब्लड वेसल्स, सॉरी, ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। तो हमने टर्म को तोड़ लिया, लेकिन अब इसको समझते हैं कि ये जिस बंदे में हाइपरटेंशन हुई है उसमें ये क्यों हो रहा है। तो देखो, आपके ये जो इधर एंडोथीलियल सेल्स होंगे, जब हाइपरटेंशन हुई, इंक्रीज हुआ बीपी, तो ये वाले एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होंगे। जब ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होंगे, तो आप सिंपली याद रख लो कि जब आपके एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं तो इधर आके लगना शुरू हो जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये देखो, आपके प्लेटलेट्स इधर आके लगना शुरू हो गए हैं। जब ये प्लेटलेट्स इधर आके लगेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ब्लड वेसल बनाता हूँ, इधर से ये उसका एंडोथेलियल सेल था, ये डैमेज हुआ, इधर आपके प्लेटलेट्स आके लगना शुरू हो गया, और इस तरह कुछ इधर लगे हुए हैं, कुछ उधर लगे हुए हैं। ये आपके क्या लगे हुए हैं, प्लेटलेट्स लगे हुए हैं, क्योंकि एंडोथेलियम डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। तो अब देखो, इधर से आएगा कौन, आपके रेड ब्लड सेल्स आएंगे, ये क्या है, आपके आरबीसीज हैं। तो जब ये इधर से गुजरेंगे ना, तो ये बेचारे इनके साथ टकराएंगे प्लेटलेट्स के साथ। पहले तो नॉर्मली उन बेचारों को ये बिल्कुल स्मूथ दीवार मिल रही थी, अब वो जब इन सेल्स, ये जब इन सेल्स के साथ टकराएंगे तो बेचारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, इस तरह करके ये सारे टूट जाएंगे। तो ये देखो, हो गई ना स्मॉल ब्लड वेसल में बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, उसकी वजह से क्या, थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या हुआ, आपके आरबीसीज टूट गए, उनकी क्या होगी, हिमोलिसिस हो गई। तो ये हमने टर्म बना ली, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। तो देखो, सारे ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया हाइपरटेंशन वाले बंदे में मिल सकता है। देन आ गया इक्लेम्सिया। अब एक होता है प्री इक्लेम्सिया, मींस के जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें आफ्टर 20 वीक्स, जब मोर देन 20 वीक्स उसकी प्रेगनेंसी चल जाती होती है ना, तो उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन नॉर्मली होती है, जिसको हम कहते हैं प्री इक्लेम्सिया। ये हमने पढ़ना है उसमें, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव में, उसको हम कहते हैं प्री इक्लेम्सिया। लेकिन अगर क्या हो, हाइपरटेंशन के साथ प्लस हो जाए सीजर्स, तो उसको हम क्या कह देते होते हैं, इक्लेम्सिया। पेशेंट मींस के जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका एक तो बीपी बढ़ा हुआ है, जिसको हम कहेंगे प्री इक्लेम्सिया, साथ में क्या हो गया, सीजर्स हो गए, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्लेम्सिया। तो पेशेंट को इक्लेम्सिया हो सकता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इक्लेम्सिया हो सकता है, ठीक है। देन लास्ट पे आ गया आर्ट्रियोल्स में शो फिब्रिनोइड नेक्रोसिस।
फिब्रिनोइड नेक्रोसिस का क्या मतलब है, या नेक्रोसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जो ब्लड वेसल की वॉल के अंदर होती है उसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल वॉल है ना, ठीक है, एक इधर ब्लड वेसल वॉल है। तो अगर इधर क्या हो कि देखो इधर फॉर एग्जांपल एथरोस्क्लेरोसिस हुई पड़ी है या बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इधर ये जो सेल्स हैं इनको प्रॉपर, ये जो वेसल वॉल के सेल्स हैं इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सकेगी? नहीं मिल सकेगी। तो जब इनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी तो इनकी क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ब्लड वेसल वॉल की डेथ होने को हम क्या कहते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ठीक हो गया, ब्लड वेसल वॉल की डेथ हो गई जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गई, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो सकती है आर्ट्रियोल्स की। देन तो ये था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस पेशेंट में अराइज करेंगी, कौन कौन सी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में किडनी फेलियर, मैं उसको कहता होता हूँ दिल दिल खराब, दिमाग खराब, ठीक है। तो ये देखो पेशेंट का क्या हो रहा है, एक तो दिल दिमाग गुर्दे हर चीज खराब, तो ये देखो गुर्दे खराब हो रहे हैं, दिल खराब हो रहा है, साथ में क्या खराब हो रहा है, उस पेशेंट का दिमाग खराब हो रहा है, इंसेफेलोपैथी स्ट्रोक वगैरह हो रहा होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाले बंदे में। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन का टॉपिक, लेकिन आगे देखते हैं, आगे अब वही चीजें हैं, आगे इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, तो वही क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। क्रोनरी आर्टरी डिजीज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, क्रोनरी आर्टरी है, क्रोनरी आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही होती हैं, आपके हार्ट को। तो देखो इसमें क्या हो सकती है, एथरोस्क्लेरोसिस हो सकती है ना, ऐसे ही है कि नहीं है, एथरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस हो सकती है बीपी की वजह से। तो ये जिसे हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक हो गया। देन आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस बढ़ेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो कौन सी हाइपरट्रोफी होगी इस पेशेंट में, इसेंट्रिक या कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। और इस पेशेंट में हार्ट फेलियर कौन सा होगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या डायस्टोलिक, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा इस पेशेंट में, विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन या नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन ना, इस पेशेंट में जो होगा विद रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, डायस्टोलिक। इस पेशेंट में कौन सी हार्ट फेलियर होगी, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो ये वाली प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन ये हमने पढ़ना है मेरे ख्याल में आगे हार्ट फेलियर वाले टॉपिक में। तो ये विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाली इसमें हार्ट फेलियर हो जाएगी। देन इस पेशेंट में क्या हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन से आगे टॉपिक आना है हमारा, एट्रियल फिब्रिलेशन वाला। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको पता है कि एट्रिया की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खराब हो जाती है, एट्रिया बहुत तेजी से फड़फड़ाता होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ तो फड़फड़ाता होता है। ठीक है, तो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। देन आगे जनाब एओर्टिक डाइसेक्शन, वो हमने देख लिया कि एओर्टा के इंटीमा में अगर टीयर आ जाए तो उसका हम एओर्टिक डाइसेक्शन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, आपकी जो वेसल है या तो वो तंग हो रही है, वेसल की वेसल या तो तंग हो रही है जिसकी वजह से आगे ब्लड कम जा रहा है, ऐसा ही है ना, या क्या हो रहा है कि जो इधर प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से वेसल की वॉल फट रही है, बस उसी से आप आगे बना लो। तो यही देखो, या वेसल की वॉल वीक हो रही है जिसकी वजह से एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रही है। देन क्या हो सकता है, अगर हमारे ब्रेन की तरफ कम ब्लड सप्लाई जाए और उसके सेल्स की डेथ हो जाए तो उसको हम स्ट्रोक कह देते हैं। तो आपको पता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक वो जो कि क्या होगा, ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से होगा। ब्रेन के अंदर फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, उसमें जो ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से जो स्ट्रोक होगा उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और अगर इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, और आगे ब्लड कम जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट में क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। देन क्या है कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, तो ये तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज फ्लांडम का। तो आपको पता है हाइपरटेंशन क्या करवा सकती है, क्रोनिक किडनी डिजीज कैसे करवाएगी, वही आया हायालिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के थ्रू या हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के थ्रू। तो जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी एंड देन रेटिनोपैथी, मींस कि आपका रेटिना में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये हमने देखी थी, रेटिनल हेमरेजेस थी, एक्सोडेट्स थे एंड पेपिलोडिमा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस पेशेंट में जिसका बीपी बढ़ा हुआ है।